नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 2 जो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु पढ़ रहे हैं। आज इस पाठ के अंतिम बिंदु की ओर चलते हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों के परिरक्षण संबंधित कुछ युक्तियों के बारे में पढ़ा, जिसमें नमक का उपयोग करना, चीनी का उपयोग करना आदि। उसी के अंतर्गत हम एक विधि जिसे हम गर्म करना, ठंडा करना या पाश्चुरीकरण विधि के बारे में और पढ़ते हैं, और नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थों को गर्म ठंडा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को, उन्हें खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि आपने अपने घरों में माताजी को दूध गर्म करते हुए देखा होगा। तो आप ये सोचते होंगे कि हम दूध को गर्म क्यों करते हैं। तो उसका कारण ये है कि गर्म करने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं दूध में उपस्थित, वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता है। और ठंडा, तो हम घरों में जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रीज काम में लेते हैं, तो उस फ्रीज में रखे खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते हैं, जबकि गर्मियों में बाहर रखे या नम मौसम में बाहर रखे खाद्य पदार्थ वो खराब हो जाते हैं। तो इसका कारण है कि गर्म करने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ताकि वो खाद्य पदार्थ या जो भी है वो जल्दी खराब नहीं हो। और उन्हें ठंडे स्थान पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है वो ठंडे तापक्रम पर, कम तापक्रम पर है वो रुक जाती है या कम हो जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो ध्यान में रखना कि दूध को गर्म करने से उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता है। या हम खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में रखने से कम ताप पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे भोजन खराब नहीं होता है। वो सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ वो खराब नहीं होते हैं। अब एक अगली प्रक्रिया पढ़ते हैं, पाश्चुरीकरण क्या है। आपने बाजार में जो पैकेटों में जो दूध मिलता है, वो दूध अपन खरीदते हैं, वह दूध कई दिनों तक खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पाश्चुरीकृत दूध होता है, जिसमें सूक्ष्म जीव है वो नहीं होते हैं, जिससे वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करके जब उसको क्या करते हैं, तुरंत ठंडा किया जाता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, और फिर उसे तुरंत क्या किया जाता है, तुरंत ठंडा करके उसे पैकेटों में पैक कर देते हैं। फिर उसका भंडारण किया जाता है, मतलब पैकेटों में पैक करके उसको रख देते हैं, जिससे वो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं और जो दूध है वो खराब नहीं होता। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि वो रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण क्रिया कहते हैं। तो इसका जो क्रिया है, इसकी खोज वो लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए इसका नाम ही पाश्चुरीकरण क्रिया रखा गया है। अब हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण व नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में 78% पाए जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, उसको जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन गैस के रूप में अवशोषित नहीं कर सकते। तो उस गैस को अवशोषित करने के लिए जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने की आवश्यकता है, या अन्य कोई नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की आवश्यकता है, ताकि पौधे की जड़ें मृदा से उस नाइट्रोजन के यौगिकों का अवशोषण कर सके। इसलिए वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट नाइट्राइट में बदलने के कई कारक होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, या फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम जीवाणु, और वह राइजोबियम जीवाणु है, या भौतिक प्रक्रिया जैसे बिजली चमकती है। तो इन विभिन्न क्रियाओं द्वारा जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट नाइट्राइट के यौगिकों में बदल जाती है और वो मिट्टी में पहुंच जाती है।
और मिट्टी से पादप उसको अवशोषित करके कई प्रकार के नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण करते हैं जो जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, डीएनए आरएनए जैसे न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण होता है, विटामिन का निर्माण होता है। इन सभी पदार्थों के निर्माण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। तो ये सारे पदार्थ नाइट्रेट नाइट्राइट के रूप में जो पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं उसके द्वारा ये पदार्थ विटामिन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन इनका निर्माण होता है। और ये सारे जो नाइट्रोजनी पदार्थ जीवों के लिए आवश्यक होते हैं और जो भी जीव पेड़ पौधों को खाता है उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो वो उससे उस जीव के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसके शरीर का निर्माण करते हैं, उसके शरीर की वृद्धि करते हैं, उनके लिए लाभकारी होते हैं। और ये जीव जब नष्ट हो जाते हैं या उनके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनमें उपस्थित जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो ये सभी जो मिट्टी में उपस्थित कुछ कवक है, जीवाणु हैं जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं, जीव जंतुओं की मृत्यु के पश्चात वह उन जीव जंतुओं के शरीर का अपघटन करके उसके शरीर में जो भी नाइट्रोजनी पदार्थ है उनको नाइट्रोजन यौगिकों में बदलकर या नाइट्रोजन पदार्थों में बदलकर उसको मिट्टी में डाल देते हैं या कुछ मात्रा है वो नाइट्रोजन में बदल जाती है कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा। तो वो नाइट्रोजन कुछ तो वायुमंडल में चली जाती है, कुछ पौधे वापस उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक नाइट्रोजन का एक चक्रण चलता है कि वो वायुमंडल में जो मात्रा 78% होती है वो 78% ही रहती है, वो बढ़े तो बढ़ती है न घटती है। तो इस क्रिया को चलाने के लिए ये नाइट्रोजन चक्र पाया जाता है। तो मोटी बातें जो मैंने आपको बताई, जो सारा इसमें लिखा हुआ है इसको आप समझना, अभी आगे और समझेंगे इसको कि हमारे वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन गैस है तथा नाइट्रोजन चक्र द्वारा इसकी मात्रा क्या रहती है, स्थिर। अभी बताया कि जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को है वो नीलहरी शैवाल है या राइजोबियम जीवाणु है या बिजली चमकने के दौरान वो नाइट्रेट नाइट्राइट में बदलती है, फिर वो नाइट्रेट नाइट्राइट के रूप में यौगिकों के रूप में जड़ों द्वारा अवशोषित होती है, पौधे में जाती है, उससे प्रोटीन बनते हैं, विटामिन बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं, फिर वो जीवों के शरीर में जाते हैं। जीवों का जब मृत्यु होती है तो वो वापस मिट्टी में पहुंच जाते हैं जिसमें कुछ विशेष प्रकार के नाइट्रोजनी जीवाणु होते हैं, वो उसका अपघटन करके नाइट्रोजन गैस में या नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिससे नाइट्राइट के रूप में कुछ मात्रा पौधे द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वो जो नाइट्रोजन गैस के रूप में कुछ मात्रा वायुमंडल में चली जाती है। तो ये एक चक्रण चलता है कि वो वायुमंडल की गैस है उसकी मात्रा स्थिर बनी रहे, तो इस क्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। हम जैसे ऑक्सीजन सीधे ग्रहण करते हैं वैसे नाइट्रोजन सीधे श्वास के द्वारा हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर उस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकता, यानी उसका उपयोग है वो बढ़ाने में नहीं कर सकता। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु है, जो लेग्यूम यानी लेग्यूम मतलब फलीदार जो पौधे होते हैं, मटर है, मोठ है, सरसों है, इनके जो पौधे हैं फलीदार पौधे के कुल पौधे की जड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा नीलहरित शैवाल है, वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, या बिजली चमकने के दौरान या ज्वालामुखी से निकली हुई उष्मा से भी होता है। जैसी भौतिक क्रिया द्वारा नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन का मिट्टी में उपस्थित जीवाणु है, जैसे राइजोबियम जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है या बिजली चमकने जैसी भौतिक क्रिया द्वारा नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने की नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तथा जो नाइट्रेट नाइट्राइट बनते हैं वो नाइट्रेट नाइट्राइट के यौगिकों को जड़ों द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लेते हैं, और पौधों द्वारा जो अवशोषित नाइट्रोजन होता है फिर वो अमीनो अम्ल बनाते हैं, प्रोटीन बनते हैं, विटामिन बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल आदि में परिवर्तित हो जाते हैं जो जीवों के लिए उपयोगी होते हैं, जिसे पौधों पर रहने वाले जंतु जो होते हैं नाइट्रोजनी यौगिकों को पौधों पर निर्भर रहने वाले जो भी जंतु है वो नाइट्रोजनी यौगिकों को ग्रहण कर लेते हैं, जैसे हम हैं या अन्य जो भी जंतु है वो सभी
तो ये प्रक्रिया हो गई। अब जब नाइट्रोजन जीवों के शरीर में चले गए, अब वापस नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगी? तो पौधे और जंतु की मृत्यु के पश्चात जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु या कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। हमारे शरीर के जो भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट है उसको नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं या नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में चली जाती है और नाइट्रोजन यौगिक है वो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है वो स्थिर बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये जो स्थिरीकरण होना भी जरूरी है, अन्यथा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से और समझते हैं। ये तो हमने भाषा लिखी है, इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं ताकि आपके और सही ढंग से समझ में आ सके। अब हम नाइट्रोजन चक्र को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि जैसे सबसे पहले वायुमंडल की जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रेट या नाइट्राइड में या नाइट्रोजन यौगिक के रूप में कैसे बदलती है। तो उसके कई चरण होते हैं। जैसे एक चरण तो ये है कि जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु, जैसे राइजोबियम जीवाणु है या नीलगिरी शैवाल है, एनाबिना नोस्टोक है, ऐसे जो शैवाल होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदल देती है, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है ताकि पौधे उसे अवशोषित कर सके। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है कि ऐसे यौगिकों में परिवर्तित होना जो पौधे द्वारा अवशोषित करने योग्य होते हैं। तो शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का क्या होता है? स्थिरीकरण। और ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल दिए जाते हैं और वह मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक और ये मिट्टी में पहुंच जाती है और मिट्टी द्वारा कुछ नाइट्रोजन या नाइट्रेट का तो क्या करते हैं पौधे अवशोषण कर लेते हैं। कुछ नाइट्रोजन यौगिक होते हैं वो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजनी गैस जो यौगिक होते हैं उसको नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है और वो वायुमंडल में वापस चली जाती है। कुछ पौधे द्वारा अवशोषित हो गई, कुछ वायुमंडल में चली गई। दूसरा है कि जैसे मान लीजिए वो तड़ित द्वारा, बिजली द्वारा या ज्वालामुखी की जो गर्मी होती है उसके माध्यम से या प्रयोगशालाओं में भी पाई जाती है तो उनके माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वो स्थिरीकृत जो नाइट्रोजन होती है वो मिट्टी में पहुंचती है। उस मिट्टी में से कुछ मात्रा पौधे द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और कुछ मात्रा है वो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैस या नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है जो वायुमंडल में वापस चली जाती है। इसके अलावा अब ये तो बात हो गई नाइट्रोजन के यौगिकों का स्थिरीकरण की बात हो गई। अब जो पौधे द्वारा जो अवशोषित नाइट्रोजन है वो उसको प्रोटीन में, विटामिन में, अमीनो अम्ल में, न्यूक्लिक अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं जिससे वो जंतुओं द्वारा पौधों के खाने से जंतुओं में स्थानांतरित हो जाती है। जो भी जंतु पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करता है उसके शरीर में वो प्रोटीनीय पदार्थ या जो भी नाइट्रोजनी पदार्थ है वो पहुंच जाते हैं और उनके शरीर का निर्माण करते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं। अब मान लीजिए वो जीव के अपशिष्ट पदार्थ या जीव जब मर जाता है तो जीव के चाहे वो उत्सर्जित पदार्थ हो या जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो किस में चले जाएंगे? मृदा में। उनमें से कुछ नाइट्रोजनी पदार्थों का तो पौधे पुनः अवशोषण कर लेते हैं और बाकी जो शेष नाइट्रोजनी पदार्थ हैं वो नाइट्रोजनी यौगिकों का जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होते हैं जिनको हम अपघटक बोलते हैं या कवक होते हैं, जीवाणु या जो कवक होते हैं वो उन्हें नाइट्रोजन यौगिकों को गैस या नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं और वो वायुमंडल में चली जाती है। तो इस प्रकार से वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है जिसकी मात्रा 78% होती है वो इस चक्रण के माध्यम से 78% ही बनी रहती है, न तो वो कम होती है न ही वो ज्यादा होती है और जीवों के अंदर भी उसका चक्रण चलता रहता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। अब हम इस पार्ट में एक टॉपिक छोटा सा बीच में रह गया, भंडारण एवं पैकिंग। अपने आजकल बाजारों में देखते हैं पैकिंग के खाद्य सामग्रियां या जो भी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बिकती हैं, पैकिंग में आते हैं। तो उस पैकिंग के दौरान क्या होता है कि आजकल चाहे आप कुछ भी लाए, जैसे मेवे है, काजू बादाम जो भी लाते हैं या
चिप्स लाते हैं या कुरकुरे लाते हैं या जो भी चीज़ें आती हैं, मिठाइयाँ हैं, सब्जियाँ भी आती हैं, आदि खाद्य पदार्थ वायुरोधी सील किए हुए, मतलब ऐसी पैकेटों में पैक करते हैं जिनमें से वायु पूर्णतः निकाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि वायु निकाल देने से जो जीवाणु होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के वृद्धि नहीं करते हैं और वो जीवाणु है वो मर जाते हैं बिना ऑक्सीजन के। इसलिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जीवों से उनकी सुरक्षा होती है। खाद्य पदार्थ है, अब सूक्ष्म जीव जब उस वायुरोधी पैकेट में है ही नहीं तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाएगी। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाएगी तो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है तथा खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जब आप चिप्स के पैकेट लाते हैं तो उस चिप्स के पैकेट में हवा भरी रहती है। अब चिप्स के पैकेट में हवा भरी रहती है, क्यों भरी रहती है? क्योंकि पहले तो क्योंकि चिप्स जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, अगर उनमें हवा नहीं भरेंगे तो वो चिप्स है वो जब ट्रांसपोर्टेशन होता है इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं तो उस दौरान वो चिप्स टूट सकते हैं और टूट सकते हैं। और दूसरा उनमें जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? तो सामान्यतः आप ये सोचते हैं कि उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं बढ़ती, क्योंकि ऑक्सीजन गैस भरने से तो जो सूक्ष्म जीव है वो वृद्धि करेंगे और वो जो चिप्स वगैरह वो खराब हो जाएंगे। तो जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, एक तरह से वो क्रिया नहीं करती है, क्रियाशील नहीं होती है और क्रियाशील नहीं होती है और सूक्ष्म जीव भी उसमें वृद्धि नहीं करते हैं। इसलिए जो पैकेट होते हैं चिप्स के या जो भी उनमें जो हवा भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में भरी जाती है ताकि चिप्स टूटे नहीं, खराब नहीं हो। हवा भरी रहेगी तो वो चिप्स है वो टूटेंगे नहीं और जिससे वो खराब नहीं लंबे समय तक। तभी हम देखते हैं कि चिप्स है वो एक महीने, दो महीने, तीन महीने तक खराब नहीं होते हैं। अगर उनमें से हवा निकाल दी जाए तो वो चिप्स है वो तेलीय पदार्थ सूक्ष्म जीवों के कारण गंध उत्पन्न करते हैं जिससे वो खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भंडारण व पैकिंग द्वारा भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। तो इस पाठ में हमने आज नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ा, पाश्चरीकरण के बारे में पढ़ा, आदि प्रक्रियाएं पढ़ी। आज ये पाठ पूर्ण होता है। आगे अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे जिनका हम अध्ययन करेंगे, याद करेंगे उनको। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।